वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इम्यूनो सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। तो क्या है प्रतिरक्षा तंत्र? तो जिस प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र, उसी प्रकार हमारे शरीर में रोगों से लड़ने और रोग कारकों से सुरक्षा हेतु जो तंत्र पाया जाता है, उस तंत्र को हम इम्यूनो सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो वह तंत्र जो शरीर की रोगों से रक्षा करता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। यानी हमारे शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो रोगों या रोग कारकों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। जब हम इम्यूनो सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें हमारे शरीर की एक क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे शरीर की वो क्षमता है रोगों से लड़ने की क्षमता। तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है, उसे हम हमारी प्रतिरक्षा या फिर हम अपनी इम्यूनिटी कहते हैं। तो क्या है इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द इम्यूनस से बना है, और इम्यूनस शब्द का अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ फ्री ऑफ बर्डन यानी बोझ से छुटकारा या बोझ से आजादी होता है। अब यहाँ पर बोझ शब्द का जो तात्पर्य है या बोझ शब्द का अर्थ है वो रोग या रोग कारक है। तो इसलिए इम्यूनिटी हमारे शरीर की वह क्षमता कही जा सकती है जो हमें विभिन्न प्रकार के रोग कारकों से या फिर हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करती है। तो शरीर की वह क्षमता जो हमें विभिन्न रोग कारकों या रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, उसे इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षा का और प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया, इसीलिए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में, यानी हमारी प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो हमारे अंदर जो पाई जाने वाली प्रतिरक्षा है वह दो प्रकार की होती है। सबसे पहली वह प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ ही हम में पाई जाती है, उसे सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। और दूसरी वह प्रतिरक्षा जो हम जन्म के बाद वातावरण से अर्जित करते हैं, उसे उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब हम एक एक करके दोनों प्रकार की जो इम्यूनिटी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहज या इनेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहली बात, यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही हमारे अंदर उपस्थित होती है, इसीलिए इस प्रतिरक्षा को हम प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा सभी प्रकार के रोग कारकों के विरुद्ध एक जैसा ही कार्य करती है, इसीलिए इसे हम अविशिष्ट या नॉन स्पेसिफाइड कहते हैं। क्योंकि इस प्रतिरक्षा का मुख्य कार्य रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना है। अगर रोग कारक शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तो वो हमें रोग से ग्रसित भी नहीं कर सकता है, इसीलिए ये प्रतिरक्षा नॉन स्पेसिफाइड या अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। तो इस प्रतिरक्षा का मुख्य कार्य रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रतिरक्षा में कई प्रकार के रोध या बैरियर भी पाए जाते हैं। तो ये रोध या बैरियर क्या करते हैं? रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे रोध हैं जो सहज प्रतिरक्षा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सहज प्रतिरक्षा के रोध की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल बैरियर यानी शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध ऐसे अवरोध है जो रोग कारकों को शरीर में आने नहीं देते हैं। तो शारीरिक अवरोध में सबसे मुख्य जो शारीरिक अवरोध है वो हमारी त्वचा या हमारी स्किन है। हमारी स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और जो हमारी स्किन है वो ऊपर की ओर इसमें जो परत पाई जाती है उसे अधस त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है, और स्किन के जो नीचे परत पाई जाती है उसे डर्मिस कहा जाता है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस ये दोनों जो स्किन की लेयर है वो रोग कारकों को शरीर में अंदर आने से रोकती है। यही कारण है कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर छोटा सा कट लग जाए तो वहां से आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है, आसानी से किसी भी रोग कारक का संक्रमण हो सकता है। तो शारीरिक अवरोध रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। दूसरे जो अवरोध है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कार्यकीय अवरोध। तो क्या है कार्यकीय अवरोध? तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रसायन हैं जो रोग कारकों को नष्ट करते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो हमारे नाक श्वास नली के अंदर श्लेष्मा पाई जाती है। यह श्लेष्मा विभिन्न रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। आंखों में जो आंसू है उनमें
लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो आंखों द्वारा रोग कारकों को प्रवेश करने से रोकता है। यही लाइसोजाइम लार में भी पाया जाता है जो रोग कारकों को नष्ट करने का काम करता है। इसी प्रकार अगर हम अपने स्टोमक या आमाशय की बात करें तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट एसिड होने की वजह से बहुत सारे रोग कारकों को ये नष्ट कर देता है। तो ये हो गए दो प्रकार के वो बैरियर जो रोग कारकों को शरीर में आने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बैरियर की। तो ये जो तीसरा प्रकार का बैरियर है उसे हम कोशिकीय अवरोध यानी सेलुलर बैरियर कहते हैं। तो क्या है ये सेलुलर बैरियर? तो जैसे ही कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी जो ब्लड की WBC है यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, हमारे शरीर में 5 प्रकार की WBC पाई जाती है। इनमें से जो 2 WBC है वो कोशिकीय अवरोध का कार्य करती है। एक WBC है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को हिंदी में उदासीन रंजी भी कहा जाता है। और जो दूसरी है वो है मोनोसाइट यानी एक केंद्रकाणु। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों ही फेगोसोम का कार्य करती है, यानी ये विभिन्न रोग कारकों को अपने अंदर लेकर उन्हें एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा उन्हें मारने का या उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। इसीलिए इन दोनों को हम भक्षकाणु कहते हैं। न्यूट्रोफिल आकार में बहुत छोटी होती है इसलिए इन्हें सूक्ष्म भक्षकाणु यानी माइक्रोफेगोसोम कहते हैं। और जो मोनोसाइट है आकार में बड़ी होने के कारण इन्हें वृहत भक्षकाणु या फिर मैक्रोफेगोसोम कहते हैं या मैक्रोफेज कहते हैं और इन्हें माइक्रोफेज कहते हैं। तो ये माइक्रोफेज यानी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज या फिर मोनोसाइट। इसी प्रकार हमारे लीवर में कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। तो कुफर सेल है वो भी एक प्रकार की मैक्रोफेज होती है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट यानी मैक्रोफेज और माइक्रोफेज ये दोनों ही क्या करती है, ये दोनों ही रोग कारकों को शरीर में आने से रोकती है और आने के बाद उन्हें नष्ट करती है। इसीलिए इन दोनों को हम हमारे शरीर की BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार के अवरोध, यानी जो त्वचा है वो रोग कारकों को अंदर आने नहीं देती है, कई रसायन हैं जो रोग कारकों को नष्ट करते हैं और कई WBC है जो रोग कारकों को मार देती है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार के अवरोध यानी इन्फ्लेमेटरी बैरियर की। तो पर्दाह अवरोध क्या होते हैं? तो पर्दाह अवरोध एक विशेष प्रकार के अवरोध है। यानी जैसे मान लो कोई मधुमक्खी ने हमें काटा, तो जैसे ही मधुमक्खी ने हमें काटा उस स्थान पर हम देखेंगे कि कुछ देर में ही वहां पर सूजन आ जाती है, वहां पर जलन महसूस होती है। तो ये सूजन आना, ये जलन आना, यहाँ पर उभार पैदा होना, ये इसी पर्दाह अवरोध की विशेषता है। इसके अतिरिक्त जो हमें बुखार आती है, ज्वर आता है, वो भी इसी अवरोध के कारण होता है। तो क्या होता है इस अवरोध में? तो जैसे ही कोई बाहरी रसायन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी एक विशेष प्रकार की WBC बेसोफिल और एक विशेष प्रकार की संयोजी उत्तक की मास्ट कोशिकाएं एक रसायन को रिलीज करती है। इस रसायन का नाम है हिस्टामीन। तो हिस्टामीन नामक रसायन के कारण इन कोशिकाओं में सूजन आती है और यहाँ जलन महसूस होती है। अब बात आती है इस जलन और सूजन का क्या फायदा होता है? तो जैसे ही ये रसायन इन कोशिकाओं में आता है तो ये आगे जाकर अन्य कोशिकाओं को भी संक्रमित कर सकता है। इसीलिए हमारा पर्दाह प्रतिरक्षा तंत्र अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है। लेकिन इसी हिस्टामीन और इसी पर्दाह अवरोध के कारण हमें एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हमारा पर्दाह अवरोध ओवर रिएक्ट करने लग जाए यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए तो उस कंडीशन में कोई सा भी रसायन शरीर में आते ही तुरंत सूजन आना, खांसी आना या जलन होना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम एलर्जी कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों में कोई विशेष प्रकार की मेहंदी लगाने से ही उनके हाथों में सूजन आ जाती है, तो उसका कारण उनका पर्दाह अवरोध और हिस्टामीन होता है। तो ऐसे लोगों को एलर्जी से बचने के लिए एंटी हिस्टामीन की टेबलेट लेनी पड़ती है। तो ये थी हमारे शरीर की सबसे पहली प्रतिरक्षा यानी सहज प्रतिरक्षा। तो पहली बात ये जन्म के साथ होती है, दूसरी चीज ये अविशिष्ट होती है और तीसरी सबसे मुख्य चीज इसका मुख्य कार्य रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना है। अब बात आती है अगर कोई रोग कारक सहज प्रतिरक्षा को भेद कर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ऐसी स्थिति में शरीर की रक्षा कौन करती है? तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अनुकूलित प्रतिरक्षा यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये प्रतिरक्षा जन्म के बाद अनुभव से पैदा होती है, इसीलिए इसे उपार्जित या जीवन काल में अर्जित कहा जाता है। अगली ये जो प्रतिरक्षा है वो अलग अलग रोग कारकों के विरुद्ध अलग अलग व्यवहार दर्शाती है, इसीलिए ये स्पेसिफिक होती है, ये विशिष्ट होती है। उसके बाद
इस प्रतिरक्षा की विशेषता है कि इस प्रतिरक्षा में अपनी स्मृति या मेमोरी होती है और इस प्रतिरक्षा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिन्हें एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहा जाता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है और ये जो प्रतिरक्षी है वो रोग कारकों को नष्ट करने का काम करती है। अब बात आती है ये प्रतिरक्षी कौन बनाता है या प्रतिरक्षी कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो प्रतिरक्षी है वो हमारे अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की WBC करती है। कई WBC के नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि 5 प्रकार की WBC होती है। हमने न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल का नाम पढ़ा। इसी प्रकार एक इयोसिनोफिल्स होता है और अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। तो एक विशेष प्रकार की WBC यानी लिम्फोसाइट या लसिकाणु है। तो जो लिम्फोसाइट है वो लिम्फोसाइट या लसिकाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक बी लसिकाणु और एक टी लसिकाणु। तो बी लसिकाणु एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये एंटीबॉडी किसी भी प्रतिजन के विरुद्ध बनती है। तो ध्यान रखना, वह रोग कारक जो शरीर में प्रवेश करेगा वह हमारे लिए क्या होगा, प्रतिजन। और प्रतिजन के विरुद्ध जो प्रोटीन बनेगी उसे हम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहेंगे और प्रतिरक्षी का निर्माण करना ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। अब हम बात करते हैं ये प्रतिरक्षा काम कैसे करती है। तो जैसे ये हमारा शरीर है, कोई भी रोग कारक अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की WBC में पाई जाने वाली जो लसिकाणु है उनमें बी लसिकाणु इस रोग कारक के विरुद्ध एक विशेष प्रकार की प्रोटीन यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और ये प्रतिरक्षी इस प्रतिजन को, अब ये प्रतिजन कहलाएगा, इस प्रतिजन को पहचान कर इसे नष्ट कर देती है। क्योंकि रोग कारक शरीर में पहली बार प्रवेश करता है इसलिए प्रतिरक्षी बनने में थोड़ा सा समय लगता है और उस समय के दौरान ये रोग कारक हमें बीमार करता है। और रोग कारक के विरुद्ध जैसे ही प्रतिरक्षियां बन जाती है ये प्रतिरक्षियां इस रोग कारक को नष्ट कर देती है और भविष्य के लिए इसकी एक मेमोरी रखती है, ताकि अगर ऐसा ही रोग कारक दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो पहले से तैयार प्रतिरक्षियों द्वारा या फिर नई प्रतिरक्षियां बनाकर इस रोग कारक को नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए हम कहते हैं कि यह प्रतिरक्षा हमें जन्म के बाद और वातावरण से अर्जित होती है। यानी कैसे, क्योंकि रोग कारक शरीर में जाता है तभी हमें रोग से सुरक्षा करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो इस प्रतिरक्षा में 2 प्रकार की अनुक्रियाएं होती है। पहली अनुक्रिया जब रोग कारक पहली बार शरीर में जाता है और इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनते हैं, और दूसरी क्रिया जब रोग कारक दोबारा शरीर में जाता है और पहले से बने हुए प्रतिरक्षियों द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। पहली क्रिया में टाइम लगता है क्योंकि प्रतिरक्षी पहले से बने हुए नहीं होते हैं और दूसरी क्रिया बड़ी जल्दी होती है। तो ये पहली क्रिया है और ये दूसरी क्रिया है और ये थी हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा। अब उपार्जित प्रतिरक्षा जब हम पढ़ रहे थे तो 2 शब्द हमें पता होने चाहिए, एक है एंटीजन और एक एंटीबॉडी, यानी एक प्रतिजन और एक प्रतिरक्षी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है प्रतिजन। तो वह रोग कारक जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है या रोग कारक, अब ये रोग कारक जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, या इस रोग कारक से छोड़ा गया कोई रसायन, या इस जीवाणु की कोई प्रोटीन, या इस जीवाणु की कोई न्यूक्लिक एसिड, वो सभी हमारे लिए प्रतिजन का कार्य कर सकती है। शर्त क्या है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर द्वारा क्या बनवाए, प्रतिरक्षी बनवाए। तो वह क्या कहलाएगा, वह प्रतिजन कहलाएगा। तो शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव या वे रसायन जो शरीर में प्रवेश करके शरीर द्वारा प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं उन्हें हम प्रतिजन कहते हैं। तो प्रतिजन कुछ भी हो सकता है और प्रतिजन जैसे ही शरीर के अंदर पहुंचेंगे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके विरुद्ध में क्या बनेंगे, प्रतिरक्षी बनेंगे। तो जब हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी पढ़ रहे हैं तो हमें 2 शब्दों का पता होना चाहिए, एक एपिटोप और एक पेराटोप। तो प्रतिजन को चारों तरफ से घेर कर प्रतिरक्षी इनको नष्ट कर देते हैं। तो प्रतिजन का वो हिस्सा जहां प्रतिरक्षी जुड़ता है, यानी प्रतिजन का वह हिस्सा जहां प्रतिरक्षी जुड़ता है वो तो कहलाएगा एपिटोप। तो एपिटोप प्रतिजन का भाग होता है और दूसरी तरफ प्रतिरक्षी का वो भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है उसे कहेंगे पेराटोप। तो पेराटोप प्रतिरक्षी का भाग होता है और एपिटोप प्रतिजन का भाग होता है। अब हम आगे बात करते हैं ये प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो प्रतिजन के विरुद्ध हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिरक्षी अंग्रेजी के Y अक्षर के समान पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। तो इन प्रतिरक्षियों में 2 प्रकार से क्या पाए जाते हैं, इनमें 2
प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती है। तो पहली जो प्रोटीन की श्रृंखला है वो हल्की श्रृंखला होती है और दूसरी जो श्रृंखलाएं हैं वो भारी श्रृंखला होती है और अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान ये दिखाई देता है। इसीलिए हम प्रतिरक्षी को H2L2 यानी दो हायर चेन और दो लोअर चेन, और ये चेन किसकी होती है? ये चेन होती है प्रोटीन की। और ये प्रोटीन कौन सी है? ये प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन। तो प्रतिरक्षियां पांच प्रकार की होती है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। GAMED ये इनके ग्रीक भाषा के शब्द हैं। G का अर्थ है गामा, A का अर्थ है अल्फा, M का अर्थ है म्यू, E का अर्थ है एप्सिलॉन और D का अर्थ है डेल्टा। तो गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा, और I का अर्थ है इम्यूनो और G का अर्थ है ग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन प्रकार की ये प्रतिरक्षी हैं। अब प्रतिरक्षियों में कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है कि शरीर में सबसे पहले प्रवेश करने वाली प्रतिरक्षी IgG है। ये प्रतिरक्षी एक बच्चे में उसी समय प्रवेश कर जाती है जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है, तो माता की अपरा द्वारा बच्चे में ये प्रवेश करती है। दूसरी जो प्रतिरक्षी है वह है IgA। IgA शरीर में दूसरे नंबर पर पहुंचने वाली प्रतिरक्षी है। ये जो प्रतिरक्षी है वो कोलेस्ट्रम यानी माता का एक बच्चे के जन्म के बाद जो पहला दूध होता है, पीला दूध जिसे हम खीस कहते हैं, उसमें पाई जाती है। और बच्चे में सबसे पहले अनुक्रिया के दौरान बनने वाली प्रतिरक्षी IgM होती है, क्योंकि IgG और IgA ये बनी बनाई शरीर में पहुंचती है। सबसे पहले शरीर किसे बनाता है? सबसे पहले शरीर IgM को बनाता है। IgE, तो जो IgE है वो हमारे शरीर में एलर्जी के समय पैदा होने वाली प्रतिरक्षी होती है। तो इन प्रतिरक्षियों में सबसे पहली बात प्रतिरक्षी प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती है। इनका जो आकार है वो अंग्रेजी के Y अक्षर के समान होता है। IgM की संरचना 5 लक होती है यानी 5 लक। तो इसमें क्या होता है? 5 Y अक्षर के जैसे इम्यूनोग्लोबिन इसमें पाई जाती है। IgA द्विलकीय होती है। तो इसमें इस प्रकार से, जैसे अगर हम बात करें इसमें 1 और ये 2, ये द्विलकीय, तो ये हो गई IgA। और बाकी सभी कैसी होती है? बाकी सभी होती है एक लकीय। तो ये हो गई प्रतिरक्षियों की बात, यानी प्रतिजन के विरुद्ध शरीर में बनने वाली प्रोटीन की सेना प्रतिरक्षी कहलाती है। अब हम बात करते हैं हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी और निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सक्रिय प्रतिरक्षा की। तो सक्रिय प्रतिरक्षा के लिए सबसे नोटेबल चीज ये है कि इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण शरीर खुद करता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में भेजे जाते हैं। तो इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी का निर्माण शरीर खुद करेगा। तो शरीर प्रतिरक्षी का निर्माण खुद कैसे कर सकता है? जब कोई रोग कारक पहले शरीर में जाए, तो रोग कारक शरीर में जाएगा तभी शरीर इसके विरुद्ध क्या बनाएगा? प्रतिरक्षी। तो इस आधार पर यानी रोग कारक के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर सक्रिय प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार की होती है। अगर ये रोग कारक प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रवेश करे, जैसे नॉर्मली किसी भी व्यक्ति में बहुत से प्रतिजन है, वो जन्म के बाद उसमें प्रवेश करते रहते हैं और उसके विरुद्ध उसमें प्रतिरक्षा तैयार होती रहती है, तो इसको हम कहेंगे सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन बहुत सारे रोग कारक ऐसे होते हैं जो अगर शरीर में प्रवेश करे तो वो शरीर को स्थायी रूप से बीमार कर देते हैं, जैसे पोलियो। तो पोलियो में स्थायी रूप से विकलांगता आ जाती है। इसीलिए मानव द्वारा भी शरीर में प्रतिजन भेजे जाते हैं, यानी रोग कारकों को भेजा जाता है ताकि शरीर क्या कर सके? इनके विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण कर सके। लेकिन ये जो प्रतिजन है, ये जो रोग कारक है, वो क्रियाशील नहीं होते, क्योंकि अगर ये क्रियाशील होंगे तो ये बीमार कर देंगे। इसलिए इनकी रोगकारी क्षमता को नष्ट करके इन्हें शरीर में भेजा जाता है, और इसी विधि को हम वैक्सीन या टीका लगाना या टीकाकरण कहते हैं। और टीकाकरण पर हम पहले ही एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद तो सक्रिय प्रतिरक्षा 2 प्रकार की, यानी प्रतिरक्षी का निर्माण तो शरीर खुद करेगा, लेकिन प्रतिजन बाहर से आएंगे। अगर प्रतिजन प्राकृतिक रूप से आए तो प्राकृतिक, और प्रतिजनों को मानव अगर अंदर भेजे जैसे वैक्सीनेशन में किया जाता है, तो इसको हम कहेंगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। अब हम बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। तो जैसा नाम से ही पता है, इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों को शरीर खुद नहीं बनाता है, पहले से बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में भेजे जाते हैं। जैसे ये रोग कारक है, ये शरीर में जब प्रवेश करेगा तो शरीर इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाएगा, लेकिन इस विधि में बहुत टाइम लगता है, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए शरीर की सुरक्षा हेतु
कुछ बने बनाए प्रतिरक्षी भी शरीर में बाहर से भेजे जाते हैं। तो इसमें क्योंकि प्रतिरक्षी बाहर से भेजे जाते हैं तो ये प्रतिरक्षा बहुत जल्दी होती है, लेकिन इसकी कोई मेमोरी या याददाश्त नहीं होती है। तो अगर ये प्रतिरक्षी प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रवेश करते हैं तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। तो कैसे? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक बच्चे के अंदर IgG नामक जो प्रतिरक्षी है वो माता द्वारा प्रवेश करती है, यानी अपरा के द्वारा, तो वो भी बनी बनाई प्रतिरक्षी गई। इसके अलावा हम दूसरी बात करते हैं, जो पहला दूध खीस होता है उसमें IgA प्रतिरक्षी होती है, वो भी शरीर में बनी बनाई जाती है। लेकिन उसी प्रकार अगर बनी बनाई प्रतिरक्षी मानव द्वारा शरीर में भेजी जाती है, तो अगर बनी बनाई प्रतिरक्षी मानव शरीर में भेजे तो इसको हम कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। अब बात आती है मानव क्यों भेजता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, अब सांप का जहर उसके लिए क्या हो गया? प्रतिजन हो गया। अब जहर के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनेगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले से तैयार बनी बनाई सांप के जहर के प्रतिरोधी शरीर में भेज देते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटी वेनम। तो ये एंटी वेनम बनी बनाई शरीर में प्रवेश करवा दी जाती है। तो ये क्या करेगी? इस प्रतिजन को नष्ट कर देगी और बहुत जल्दी काम करेगी, तो व्यक्ति मरने से भी बच सकता है। इसी प्रकार किसी को कुत्ते ने काट लिया तो हम रेबीज के प्रतिरक्षी बने बनाए भेज देंगे। इसी प्रकार किसी को चोट लग गई तो हम टिटनेस का टीका लगाते हैं, वो भी बने बनाए प्रतिरक्षी होते हैं। लेकिन ये प्रतिरक्षा की एक कमी है, यानी फायदा तो है इसका, बड़ा जल्दी होती है, लेकिन कमी है कि इसकी अपनी कोई याददाश्त या मेमोरी नहीं होती है। तो जितने बार सांप काटेगा उतने बार क्या करना पड़ेगा? एंटीवेनम देना पड़ेगा। जितने बार कुत्ता काटेगा उतने बार एंटी रेबीज का टीका लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अपनी कोई याददाश्त नहीं होती है। लेकिन सक्रिय प्रतिरक्षा के लिए ऐसा नहीं होता है, उसमें एक बार में ही इतनी प्रतिरक्षी बना ली जाती है जो एक व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए काफ़ी होती है। और अगर ये काफ़ी नहीं होती है तो कुछ बार बार करके प्रतिजन शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। तो ये था हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं या आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।